तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की खबरें देख रहे होंगे फिर से। पिछले 5 दिनों में क्या ऐसा हुआ है जो आपसे वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान ये भी रखेंगे कि मोस्टली इस वीडियो को हम आईएएस और पीसीएस को ध्यान में रख करके बनाए हैं। हाउएवर मोर और लेस यही क्वेश्चंस आपको वेरियस एग्जाम्स में और भी पूछे जाते हैं। और इस करंट अफेयर्स में पिछले 5 दिनों की चीजें 27 से लेकर के 31 जुलाई के बीच की चीजों को हम लोगों ने कंपाइल किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। ये हमको आपको सबको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के अलावा भी हमारे नेशनल प्राइड के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आज के दिन ही 1999 में हम लोग फाइनल एक वॉर जीते थे कारगिल का। हमारी कारगिल चोटियों के ऊपर पाकिस्तान ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया था, उसको हम लोगों ने छुड़ाने में कामयाब रहे। अभी कैप्टन विजय बत्रा के ऊपर मूवीज वगैरह भी आ रही हैं जिनका कोड नेम शेर खान था और उनकी टैग लाइन काफी प्रसिद्ध हुई है, दैट इज ये दिल मांगे मोर। इस पूरी चर्चा में ये भी ध्यान में रखना है कि एक और ऑपरेशन विजय रहा है और उस ऑपरेशन विजय का संबंध पुर्तगाल से हम लोगों ने जो कैप्चर किया था अपने एरियाज को, जैसे गोवा हो गया, दमन और दीव हो गया, इनको जब हम 1961 में हम लोगों ने रीगेन किया है, इसको भी हम आप ऑपरेशन विजय के नाम से ही जानते हैं। याद रखना बहुत आसान है। जो बड़ा सा हमारा यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, वो आपको फ्रांस के अंतर्गत आता था और बाकी ये जो गोवा, दमन, दीव, ये सारे के सारे पुर्तगीज थे, राइट। तो इनको ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने विमुक्त कराया। ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम ये कहाँ के लिए है? तो मेघालय के लिए है। और इसके तहत क्लीन वाटर जो है, सो कि क्लीन टैप वाटर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको मेघालय में प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है, बस ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम, और स्पेसिफिकली जानिए कि चेरापूंजी के लिए है। और चेरापूंजी यूजुअली नहीं पूछना चाहिए, मेघालय तक ही आप जानिए, राइट। और वहां के लिए आपको ये वाटर सप्लाई स्कीम है। त्रिपुरा हाल फिलहाल में ऐसा राज्य बना है जिसने अगरवुड को लेकर के अपनी एक पॉलिसी जारी की है और इसमें इन लोगों का मानना है कि 2000 करोड़ की इकोनॉमी ये लोग डेवलप करेंगे 2025 तक अगरवुड की लकड़ी के सहारे। ये आपको नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि त्रिपुरा ने अगरवुड पॉलिसी लाई है और अगरवुड जो ट्री होता है उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। इसका तेल इतना महंगा होता है कि एज हाई एज 5 लाख पर लीटर बिक रहा होता है और आयुषियन ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी रखा हुआ है। छोटे छोटे और फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी होती है उसको कौन जारी करता है? तो आयुषियन जारी करता है। और अगर आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में अगर आप हैं, बीइंग अ प्लांट और बीइंग अ स्पीसीज एनिमल, तो दैट मीन्स कि अगर आपके संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रयास अगर नहीं किए गए निकट भविष्य में तो आपका विलोपन हो जाएगा। अगरवुड ट्री पॉलिसी त्रिपुरा। येदुरप्पा साहब को रिजाइन उन्होंने किया हुआ है। कहाँ के ये मुख्यमंत्री थे? तो कर्नाटक के थे और वहां के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है बासवराज बोम्मई ने। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि 75 प्लस एज वाले लोगों को पॉलिटिक्स में एक्टिव कोई रोल देने से हिचकती है। हिंदुओं का ऐसे भी जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है 4 आश्रमों वाली, कि सबसे पहले आदमी ब्रह्मचर्य धारण करता है, फिर गृहस्थ धारण करता है और चौथे पड़ाव में आपको वो क्या कर रहा होता है? संन्यास ले रहा होता है या समाज कल्याण के लिए चीजें देख रहा होता है। और इसमें उसका अपना मेयर प्रॉफिट कहीं से भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अभी हाल फिलहाल के दिनों में अख्तियार की है, जिसको बाकी पार्टियों को भी फॉलो करना चाहिए, कि अगर 75 प्लस के आप हैं तो आपको एक्टिव पॉलिटिक्स से आपको रिटायर लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? बासवराज बोम्मई हुए हैं। एक जीएस का स्टैटिक फैक्ट और जानिए कि वहां पे 28 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 12 राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं और ओवरऑल 224 नंबर ऑफ आपको वहां से विधानसभा की सीटें हैं। जोगाजोग और अलापोन, इन दोनों फैक्ट्स को सुनने से ही लग रहा है कि ये बंगाली नेम है और एग्जैक्टली ये क्या है कि बांग्लादेश अपने यहाँ जोगाजोग करके एक मीडिया प्लेटफॉर्म, एक ऐप को लॉन्च कर रहा है जो वहां के लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा
और इसको फेसबुक के अल्टरनेटिव के तौर पर वहां पर प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल जोगाजोग रविंद्रनाथ टैगोर की उनकी एक कहानी है, उनका एक नाटक है, उसी पर आधारित है ये। और बांग्लादेश में हमको आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को काफी सम्मान दिया जाता है। जहां जहां पर बंगाली अस्मिता की बात होती है वहां वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर इज सो एडोरेबल। तो जोगाजोग क्या है, तो वहां का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश का, जो वो लोग मान करके चल रहे हैं कि फेसबुक के अल्टरनेटिव के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक वैसे ही व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव के तौर पर अलापोन चल रहा है। बिकॉज सारी दुनिया में ऐसी चीजें चल रही हैं कि निजता के अधिकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी सारी कड़ी में कहीं ना कहीं वहां के लोगों का, उस देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। तो दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बांग्लादेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ला रहा है, जोगाजोग और अलापोन। जोगाजोग रिप्लेस कर रहा होगा फेसबुक को या उसका अल्टरनेटिव होगा, और अलापोन आपको व्हाट्सएप की तरह आपको मैसेज के लिए रखा जाएगा। सुपर बीआईटी क्या है, दैट इज सुपर प्रेशर बलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। किन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो ये नासा का इनिशिएटिव है। सुपर प्रेशर आपको बलून होगा, फुटबॉल स्टेडियम के साइज का ये बलून होगा, और जो कि आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत आपको क्वालिटी इमेजेस लेकर के आ रहा होगा। तो सुपर बीआईटी क्या है, ये टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है, तो सुपर प्रेशर बलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप है। और किन का इनिशिएटिव है, तो ये आपको नासा का इनिशिएटिव है। रुद्रेश्वरा टेम्पल आजकल काफी चर्चा में रहा हुआ है, इसी को रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। ये संभवतः एकलौता ऐसा मंदिर होगा ना जिसका नाम उसके वास्तुकार के नाम से जुड़ा हुआ है। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम रामप्पा था, इसीलिए रुद्रेश्वर टेम्पल को रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। हाल फिलहाल में इसको 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। इन्होंने, तो यूनेस्को ने। कहां पर ये है, तो तेलंगाना में है। और ये टेम्पल जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, इसको बनाने के लिए काकतीय वंश ने पैसा लगाया था। बिल्ड करने वाले एग्जैक्ट राजा कौन से हैं, तो राजचेरला सेनापति रुद्रया हैं। ये काकतीय किंग थे और 13th सेंचुरी के थे। तो इस प्लेस को फॉर द टाइमिंग 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इंडिया से डिक्लेयर किया गया। इसको हमेशा याद रखेंगे, रुद्रेश्वर टेम्पल, इसी को रामप्पा टेम्पल। रामप्पा इसीलिए क्योंकि इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। और कहां पर है, तो तेलंगाना में है। इसको बनाने वाला राजवंश कौन सा था, तो काकतीय राजवंश था। और एग्जैक्ट कौन से आदमी हैं, तो राचेरला सेनापति हैं, जिन्होंने पैसा वगैरह इसके लिए लगाया। 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कुछ ही दिनों के बाद यूनेस्को ने भारत का 40वां भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज धौलावीरा। ये आपको एक हड़प्पन साइट है। तो 39th नंबर पे रामप्पा टेम्पल, 40th पे आपको धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, हमको आपको सबको पता है कि गुजरात में है। यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, राइट। 3 हिस्सों में शहर बटा हुआ था। यूजुअली जितने भी हड़प्पन साइट्स मिले हैं वो सारे के सारे 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे, निचला दुर्ग और ऊपरी दुर्ग। एक सिटाडेल होता था, दुर्ग होता था, और एक अपेक्षाकृत निचला इलाका होता था। जबकि धौलावीरा आपको 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी जानिए कि भारत में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सबसे बड़ा साइट आपको धौलावीरा ही है, बिकॉज मोहनजोदाड़ो विनो की वो आपको पाकिस्तान में है। उसके अतिरिक्त उड़ीसा में जो पुरी है, जगन्नाथपुरी शहर है, वो भारत का पहला ऐसा इंडियन सिटी बन रहा है जहां 24/7 क्लीन एंड फिल्टर्ड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाएगी। यूजुअली हम आप क्या करते हैं कि जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई होती है उसको हम आप क्या करते हैं कि नहाने धोने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और पीने के लिए हम आप फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल में लाते हैं। पुरी में सुजल योजना के तहत इतना साफ पानी का सप्लाई किया जाएगा, जो टैप वाटर होगा, कि हम आप उसको यूजुअली ड्रिंक कर सकते हैं। सुजल योजना उड़ीसा की है और स्पेसिफिक होकर जगन्नाथपुरी की है। और पुरी ऐसा पहला इंडियन सिटी बनता है जो कि टैप वाटर को डायरेक्टली जहां पे हम पीने के इस्तेमाल में ला पाएंगे। ठीक है। उसके अगले में जानिए कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो कि अयोध्या से जुड़ा हुआ है,
इसको नेशनल हाईवे के तौर पर हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया है। ऐसे भी यूपी पीसीएस में पूछ देंगे कि 84 कोस परिक्रमा किससे संबंधित है, तो अयोध्या से संबंधित है और इसको इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है। हाल फिलहाल में इन्फा तूफान कहां पर आया है, टाइफून कहां पर आया है, तो ये आपको चाइना में आया है और चाइना के निकटवर्ती इलाकों में आया है टाइफून इन्फा। ये भी जानिए कि टाइफून आपको दक्षिणी चीन सागर में कहा जाता है चक्रवातों को, हरिकेन कहा जाता है कैरेबियन सी में, विली विली कहा जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए तो चक्रवात शब्द है। टाइफून इन्फा चाइना। प्रिया मलिक हाल फिलहाल में इन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बुडापेस्ट हंगरी में। हंगरी की कैपिटल जो बुडापेस्ट है वहां पर प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता है, रेसलिंग से ये संबंधित है। और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी आने लगा था कि इन्होंने ओलंपिक वगैरह में मेडल जीत लिया, राइट, बट ये उस समय ओलंपिक वगैरह से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। बुडापेस्ट हंगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है रेसलिंग। अगला जानिए, नदी को जानो ऐप लॉन्च किया गया है। हमको आपको लगेगा कि जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक पहल है जिसके मंत्री बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। उनका ऐप है नदी को जानो ऐप, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि सारा जितनी भी इंडिया की इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप इस ऐप से जान सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि चंबल नहर परियोजना किससे संबंधित है, जिसको लेकर के थोड़ा विवाद भी चल रहा है कि गंगा बेसिन या यमुना बेसिन, राइट। तो नदी को जानो ऐप जो है सो कि आपको किससे संबंधित है, ये आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। उसके अगले में जानिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की योजना है और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इलाके हैं वहां बेहतर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो जन विकास कार्यक्रम के तहत माइनॉरिटीज का विकास किया जाएगा। और ये भी जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी के तौर पर ट्रीट करता है। मुस्लिम्स को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को, पारसियों को, जो कि ईरान पे जब मुस्लिम्स का कब्जा होने लगता है, बहुत सारा वहाँ मुस्लिम कल्चर प्रमोट होने लगता है, तो लोग इंडिया भाग करके चले आते हैं, अग्नि की पूजा वगैरह करते हैं। और जैन कम्युनिटी, राइट। तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन जिनको पारसी भी कहा जाता है, और जैन, ये 6 कम्युनिटीज हैं जिनको कि माइनॉरिटी अफेयर्स माइनॉरिटी के तौर पर जानता है। भारत का जो संविधान है 2 तरीके से आपको माइनॉरिटीज को डिफाइन करता है, एक धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर। जातीय अल्पसंख्यकों को आपको मान्यता नहीं देता है। उसके अगले में आ जाइए, पाका फुज रेलवे का निर्माण हाल फिलहाल में करने की बात चल रही है। PAK स्टैंड फॉर पाकिस्तान, AF फॉर अफगानिस्तान एंड UZ फॉर उज्बेकिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जाएगी। इसके तहत उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद से अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल होते हुए पाकिस्तान के नॉर्दर्न सिटी पेशावर को कनेक्ट किया जाएगा। ताशकंद वही जगह है जहां पर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में भारत के उस समय के माननीय प्रधानमंत्री आपको लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, और अभी तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि उनको जहर वगैरह वहां पर दिया गया था। अब ये अपने आप में भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान जितने जगहों से कनेक्ट होगा वो एट द एंड ऑफ द डे टेरर को ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा होगा, तो उनकी रोड कनेक्टिविटी भी टेरर ड्रिवन ही होगी, राइट। और साथ ही साथ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें और सारे देश भी शामिल हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इसके तहत सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रियों को ईरान, अफगानिस्तान और अजरबैजान के रास्ते भारत तक कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान इसलिए भी भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है बिकॉज भारत के जो भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अफगानिस्तान में या ईरान में, राइट, चाबहार वगैरह, उसके लिए ये चिंता की बात हो सकती है। नौका जानिए क्या होता है। नौका हमारी इंडियन वाली नौका नहीं, ये रशियन वर्ड है नौका, जिसका मतलब साइंस होता है। और ये बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी होगी जो कि रशिया ने हाल फिलहाल में लॉन्च की है, और ये क्या कर रहा होगा कि आपको ISS से कनेक्ट हो रहा होगा।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर के ये मिल जाएगा नौका। और अभी तक का आपको लॉन्च किया गया ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है। इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है वो बहुत सारे देशों का एक जॉइंट वेंचर है और वो आपको लोअर ऑर्बिट में अर्थ के काम कर रहा होता है। तो नौका को कहां से लॉन्च किया गया है ये जान लीजिए, कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया है, बैकोनूर से एग्जैक्ट जगह है। और इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ये 1998 से काम कर रहा है, धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करता है और इसको एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट माना जा सकता है। इसके 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं। नासा है, सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि रशिया की जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है दैट इज रोस्कोस्मोस वो है। जाक्सा जापान की है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। यूरोप का ESA है और कनाडा का CSA है। तो इन्हीं 5 लोगों का ये जॉइंट वेंचर है। इसके अतिरिक्त जानिए कांडला, जो कि भारत का पहला SEZ हुआ करता था, राइट। वो एक ऐसा सिटी के तौर पर उसको नोटिफाई किया गया है, उसको सर्टिफिकेट मिला है, जो कि भारत का फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी होगा। तो इसको जानिए कि कांडला फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी, और ये कहां पर कांडला है तो ये आपको गुजरात के आपको तटीय इलाकों में ये है। और वस्तुतः विभाजन के बाद जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया और उसी को इक्वेट करने के लिए, उसी को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि भारत को भी अपने पश्चिमी किनारे पर एक अच्छा बंदरगाह चाहिए था। गुजरात एक शुरू से ही डेवलप्ड स्टेट रहा हुआ है। धौलावीरा वगैरह के बिजनेस रिलेशन आपको मिस्र वगैरह के साथ थे, अरब लोगों के साथ थे, राइट। तो एंशिएंट टाइम से डेवलप्ड एरिया है और वहां पर एक पोर्ट होना ही होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल तरीके से कांडला का निर्माण किया गया है और हाल फिलहाल में इतना वहां पर प्लांटेशन का काम हुआ है कि उसको भारत के फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का दर्जा दिया गया। उसके अगले में जानिए कि आजकल गेमिंग वगैरह या जो एनिमेटेड कॉमिक्स वगैरह हैं उनका इतना मार्केट बढ़ गया है, इसमें भी इतना जॉब वगैरह क्रिएट हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स की स्थापना की जाएगी। ये एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल क्रिएट करेगा जो कि इंडिया एज वेल एज ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए आपको नॉर्म सेट करेगा और उनको फैसिलिटेट करेगा। तो ये गेमिंग, कॉमिक्स और विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो नेशनल सेंटर बनाया जाएगा उसके लिए मदद किससे ली जा रही है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से। जगह अभी तक इसकी निश्चित नहीं की गई। मोजिमी निशिया का नाम जानिए, ठीक है। मोमिजी निशिया ये आपको जापान की एक छोटी सी बच्ची हैं जो स्केट बोर्ड वाले गेम में इन्वॉल्व है और 2020 के ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये मात्र 13 साल की हैं और यंगेस्ट पर्सन एवर टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर जापान है। तो मोमिजी निशिया कौन सा गेम खेलती हैं तो स्केट बोर्डिंग का, और अभी तक जो है सो कि अभी तक ओलंपिक अभी चल ही रहे हैं, अभी तक सबसे कम उम्र की एथलीट यही हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड वगैरह जीता है। उसके अगले में जानिए कि आसाम में एस्टैब्लिश किया जाएगा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। इसके अतिरिक्त कुछ और डिटेल्स हैं, 50 करोड़ रुपए का, 75 हेक्टेयर का, ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे एग्जाम में। बस इतना जानिए कि बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ एस्टैब्लिश किया जाएगा तो आपको असम में। और जैसा कि आप देख सकते हैं PIB की खबर है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। WTO की रिपोर्ट आई है जिसके द्वारा वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड को पिछले 25 सालों में क्या इसका पैटर्न रहा हुआ है इसको दर्शाया है। तो एग्जाम में पूछेंगे वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रिपोर्ट किनकी है तो WTO की है और इसने पिछले 25 सालों के आपको ट्रेंड को एनालाइज किया है। इंडिया ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में मात्र 3.1% स्टैक होल्ड करता है। ये थोड़ा पिटी है बिकॉज अगर हम लोग 16-17% पॉपुलेशन है तो इतना कम से कम हमारा एक्सपोर्ट तो होना चाहिए। नंबर 1 पर यूरोपियन यूनियन है, इसके पहले USA रहता था लेकिन USA को रिप्लेस करके पहले नंबर पर यूरोपियन यूनियन आ गया है। दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है और चौथे नंबर पर आपको चाइना है। तो ब्राजील भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल ट्रेड वगैरह के लिए आपको जाना जाता है। इस पॉइंट को हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे।
यू विल बी अम्यूज टू नो कि भारत की जो स्थानीय गाय वगैरह की नस्लें हैं उनको अपने यहाँ वो ले जा करके ब्राजील ने उनका संवर्धन किया है और उसी के आधार पर उन्होंने अपना जो है सो कि मिल्क इंडस्ट्री को खड़ा किया है। कुछ और बातें जानते हैं। 1995 में थाईलैंड दुनिया भर में राइस के एक्सपोर्ट, चावल के निर्यात में नंबर 1 पर रहता था और 2019 में खुशी की बात यह है कि भारत टॉप किया है और पूरे के पूरे चावल के आपको निर्यात में 33% हिस्सेदारी भारत की है। तो 33% भले आपको याद नहीं हो, इतना जरूर याद करिए कि आपको भारत टॉप पर है। कॉटन एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पर है, उसको मार्क कर लीजिए। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के मार्केट में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.1% है, जबकि सोया का भी ठीक ठाक प्रोडक्शन इंडिया में होता है। एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में सोया प्रदेश किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। हाउएवर इसके आपको एक्सपोर्ट वगैरह में भारत 9वें नंबर पर आता है। दुनिया की मीट कैपिटल के तौर पर जो प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुंबई दुनिया की मीट कैपिटल के तौर पर है और इंडिया से गायों के संरक्षण के बावजूद इतना क्यों आपको, या जानवरों के संरक्षण के बावजूद इतना क्यों मीट एक्सपोर्ट होता है। तो एक इनफॉर्मल तरीके से बोला जाता था कि भारत इस रैंक में नंबर 1 पर है, लेकिन WTO ने बहुत क्लियरली बताया है कि भारत इस मामले में 8वें रैंक पर आता है। ठीक है, और ओवरऑल भारत की रैंकिंग 9वीं आई है, इसको भी जानिए, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग 9वीं है, पहले पर यूरोपियन यूनियन, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर ब्राजील और चौथे पे चाइना और 9वें नंबर पर भारत आता है। चावल में इंडिया जो है सो कि टॉप किया है, उसको भी जानिए। उसके अतिरिक्त हाल फिलहाल में पेटीएम पेमेंट बैंक पहला ऐसा बैंक बनता है जो कि 1 करोड़ आपको फास्टैग इशू करता है। फास्टैग इज अ डिवाइस दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। किस तकनीक का इस्तेमाल करता है फास्टैग, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करता है और इसके द्वारा टोल जो पेमेंट होते हैं वो डायरेक्टली किए जा सकते हैं व्हाइल द व्हीकल इज इन मोशन। हमको आपको पता है कि गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लगा हुआ होता है और उसी से जो भी अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और जो भी टोल प्लाजा वगैरह होता है उसमें हमको आपको समय नष्ट नहीं करना पड़ता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है फास्टैग को, तो ये भी जानिए। इवन जितना ये आपको जितने भी फोन पे, गूगल पे वगैरह हैं, उन सब के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी किनके पास है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है और इसने ही डेवलप किया हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, जिसका एक पार्ट आपको फास्टैग है। ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 कहाँ, तो लंदन में, और इसको को होस्ट करने वाले यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और साथ में कीनिया ने को होस्ट किया है। एग्जाम में पूछ देंगे कि ग्लोबल एजुकेशन समिट को किन लोगों ने होस्ट किया है, किन 2 कंट्रीज ने होस्ट किया है, तो ये यूके और कीनिया ने होस्ट किया है और उनके अपने अपने रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंट, एक के बोरिस जॉनसन है और दूसरे के नाम में ही आपको केनिया है, उहुरु केनियाता। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया। इस बार थीम थी कि हेपेटाइटिस कांट वेट। एक्चुअली में अवेयरनेस के कारण बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो हेपेटाइटिस बी वगैरह से आपको पीड़ित हैं, इसीलिए थीम रखा गया हेपेटाइटिस कांट वेट। और हेपेटाइटिस किस मानव अंग से संबंधित आपको बीमारी है, तो लीवर इसमें आपको स्वेल कर जाता है। is the inflammation of the liver. Inflammation is swelling that happens when tissues of the body are injured or infected. It can damage your liver. और ये किसके कारण होता है, तो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के कारण कॉमनली होता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2021 28 जुलाई को मनाया गया और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, कहीं पे भी वन लाइनर में पूछ दिया जाएगा। राजा मिर्च, जिसको कि किंग चिली भी कहा जाता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो नागालैंड में होता है और हाल फिलहाल में इसको लंदन भेजा गया, राइट। और इसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का भी दर्जा मिला हुआ है, तो ये जरूर याद रखेंगे। किंग चिली नागालैंड, कहाँ एक्सपोर्ट किया गया, लंदन, और ये क्या है, तो दुनिया का हॉटेस्ट चिली है। कोप 26 के प्रेसिडेंट आलोक शर्मा है और इस बार हमको आपको पता है कि कोप 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो में किया जाएगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है।
और ये कोप होता क्या है, इसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है किसका, तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क आपको कॉन्वेंशन का, यूएनएफसीसीसी का, ये आपको एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। किस ईयर इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो 1994 में, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और किस लिए, ताकि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। और पहले कोप का आयोजन आपको कहाँ हुआ था, तो बर्लिन में हुआ था। ऐसे ही एक कोप में भारत और फ्रांस मिलते हैं, राइट, और वहां से हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग निकल करके आती है कोप 21वें से कि हमको आपको सोलर अलायंस स्टैब्लिश करना चाहिए। और एकलौता ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपको सोलर अलायंस वाला जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, और वो भी कहां पर है, तो आपको गुरुग्राम में है। राजस्थान सरकार ने हाल फिलहाल में एक योजना शुरू की है, मिशन निर्यातक बनो, जिसके तहत जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और उनको सिंगल विंडो से बहुत सारे क्लियरेंसेस दिए जाएंगे। नजीब मिकाती हाल फिलहाल में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया, और 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, बिकॉज 2010 में 29 जुलाई को ही जिन देशों में टाइगर्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिलते हैं, बिकॉज रशिया भी साइबेरियन टाइगर्स के लिए जाना जाता है, और जो सबसे बड़े साइज में होते हैं वो आपको साइबेरियन टाइगर्स ही होते हैं। तो आज के दिन ही 29 जुलाई के दिन ही 2010 में बहुत सारे कंट्रीज मिलते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि टाइगर्स को प्रिजर्व करने का, उनको कंजर्व करने का एक अपने आप से वचन लेते हैं। इंडिया में 70% से ज्यादा दुनिया के टोटल टाइगर पॉपुलेशन का निवास करता है, राइट। उसमें भी मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट के तौर पर जाना जाता है, वहां पर आपको 526 टाइगर्स हैं, और इससे दो ही कम आपको कर्नाटका में 524 टाइगर्स हैं। ओवरऑल भारत में टाइगर कंजर्वेशन के लिए 51 जगहों को लोकेट किया गया है। टाइगर रिजर्व्स कितने हैं देश में, तो 51 है, राइट। और बाघों की जनगणना हर 4 साल में होती है, इसको भी जानिए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को हाल फिलहाल में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है, और ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। तो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, बिकॉज टाइगर रिजर्व को प्रिजर्व करने को लेकर के अच्छे इनिशिएटिव इन्होंने लिए हुए हैं। और कहां पर है सतपुड़ा, तो आपको मध्य प्रदेश है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज भी आपको वहीं पर है। देवरण्य स्कीम किनकी है, तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, ठीक है। देव मतलब देवता और रण्य मतलब वन जैसा, तो वनों से हमको आपको क्या मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो ये आयुष को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश में स्कीम है, दैट इज देवरण्य स्कीम। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि आपको आयुष से संबंधित जो भी जड़ी बूटियां वगैरह हैं उनको कलेक्ट करने का काम किया जाएगा, और इसी के द्वारा वहां के जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनको एक आपको वेल्थ का अल्टरनेट सोर्स दिया जाएगा, उनको भी पैसा रुपया कमाने के लिए इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। उसके अगले में जानिए, राकेश अस्थाना साहिब को हाल फिलहाल में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ये नियुक्ति थोड़ी विवादास्पद रही है, और हाल फिलहाल में दिल्ली जो सरकार है वो आपको सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है कि इस आदमी की नियुक्ति विवादास्पद है, और इसीलिए इनको तत्काल प्रभाव से आपको हटा दिया जाए। बहरहाल आप जानिए कि राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। जो छोटे मोटे जिले होते हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है, वहां पर जो जिले के डीएम होते हैं वही लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे होते हैं, और वही विकास के कार्यों को भी देख रहे होते हैं। हाउएवर दिल्ली हो गया, लखनऊ जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम चलता है, और वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक आईपीएस अधिकारी ही जिम्मेदार माना जाता है, और ऐसे ही एक नियुक्ति आपको राकेश अस्थाना की दिल्ली में हुई है। माई गवर्नमेंट माई सरकार पोर्टल हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और थ्रू दिस पोर्टल द गवर्नमेंट विल रिसीव फीडबैक फ्रॉम द पीपल से फीडबैक लिया जाएगा कि और क्या आपके लिए बेटर किया जाए, और उनको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा कि अगर आपकी ये समस्या है, आपके पास घर नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स की खबरें थी, और
इन खबरों को एक बार, इस वीडियो को देखिए, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, राइट, और एक दो बार आंखों के सामने से बस गुजारना होता है और चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं, राइट। तो फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।